नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या आपको भी रात में सोते वक्त वो सारी चीजें याद आ जाती हैं जो अभी तक नहीं हुई? क्या आप भी उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहते हैं जो शायद कभी आए भी ना? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। डेल कार्नेगी की फेमस किताब हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक लाइफ चेंजिंग गाइड है जो मिलियंस ऑफ लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। 1948 में लिखी गई ये किताब आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी पहले थी, क्योंकि टेंशन और एंजाइटी तो हर जेनरेशन की प्रॉब्लम है। कार्नेगी ने इस किताब में वो प्रैक्टिकल टेक्निक्स दी हैं जो सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि रियल लाइफ में काम करती है। उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ लोगों का स्टडी किया और पाया कि वरीइंग एक्चुअली हमारे हेल्थ, रिलेशनशिप्स और सक्सेस को कैसे डिस्ट्रॉय करती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने ये भी बताया कि कैसे हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं कि वो नेगेटिव थॉट्स में फंसने के बजाय पॉजिटिव एक्शन पर फोकस करे। ये किताब सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं करती, ये प्रैक्टिकल स्टेप्स देती है, रियल एग्जांपल्स देती है, और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये टेक्निक्स इतनी सिंपल है कि आप आज से ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो हमेशा क्या होगा अगर के थॉट्स में फंसे रहते हैं, तो ये समरी आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। इस बुक का पहला सबक है आज पर फोकस करो, कल की टेंशन मत लो। डेल कार्नेगी का ये गोल्डन रूल बिल्कुल सिंपल लगता है, लेकिन इसमें बहुत गहराई है। हम सभी एक स्ट्रेंज हैबिट में फंसे हुए हैं। हम उन चीजों के बारे में वरी करते रहते हैं जो अभी हुई भी नहीं है। कल एग्जाम है तो आज से ही स्टमक में बटरफ्लाइज है। नेक्स्ट मंथ जॉब इंटरव्यू है तो अभी से ही नर्वसनेस शुरू हो गई। ये मेंटल टॉर्चर खुद को देना है। कार्नेगी कहते हैं कि पास्ट एक कैंसल्ड चेक है, जो पैसे जा चुके हैं वो वापस नहीं आने। फ्यूचर एक प्रॉमिसरी नोट है जो अभी मिला भी नहीं है, लेकिन प्रेजेंट ये रेडी कैश है जिसे आप अभी यूज कर सकते हैं। जब आप पास्ट की मिस्टेक्स में या फ्यूचर के डर में फंसे रहते हैं तो आप अपना सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स वेस्ट कर रहे हैं, अपना टुडे। इस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए कार्नेगी ने एक सिंपल फॉर्मूला दिया है। जब भी कोई फ्यूचर की वरी आए तो खुद से पूछिए, क्या मैं इसके बारे में कुछ कर सकता हूं आज? अगर हाँ, तो एक्शन लो। अगर नहीं, तो उस थॉट को डिसमिस कर दो। पास्ट के लिए भी सैम रूल, क्या मैं इसे चेंज कर सकता हूं? नहीं, तो फिर उसमें एनर्जी क्यों वेस्ट करना? ये अप्रोच सिर्फ मेंटल पीस नहीं देती, बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाती है। जब आप पूरा फोकस आज के काम पर लगाते हैं तो रिजल्ट्स भी बेहतर आते हैं, और जब आज अच्छा जाता है तो ऑटोमेटिकली कल का फ्यूचर भी ब्राइट हो जाता है। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जब रतन टाटा ने 1991 में टाटा ग्रुप का लीडरशिप संभाला, तब कंपनी की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के साथ इंटरनेशनल कंपटीशन आ रही थी और बहुत से लोग कह रहे थे कि इंडियन कंपनीज सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। उस टाइम पर अगर रतन टाटा पास्ट की लेगेसी के प्रेशर में या फ्यूचर की अनसर्टेनिटी के डर में फंस जाते तो शायद टाटा ग्रुप आज वो पोजीशन में नहीं होती जहां है। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने हर दिन को एक फ्रेश स्टार्ट माना। पास्ट के ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स में फंसने के बजाय उन्होंने प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज को देखा। हर रोज वो सिर्फ उसी दिन के डिसीजंस पर फोकस करते थे जो कंपनी को आगे बढ़ा सके। चाहे वो इंडिका कार लॉन्च करना हो या कोरूस और जैगुआर लैंड रोवर जैसी इंटरनेशनल कंपनीज को एक्वायर करना हो, हर डिसीजन वो प्रेजेंट मोमेंट की रिक्वायरमेंट्स को देखकर लेते थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब 2008 में ग्लोबल रिसेशन आई और लोग कह रहे थे कि टाटा मोटर्स की जैगुआर लैंड रोवर डील फेल हो जाएगी, तब भी रतन टाटा ने पास्ट के रिग्रेट या फ्यूचर के फेयर में टाइम वेस्ट नहीं किया। उन्होंने बस आज के चैलेंजेस पर फोकस किया, टीम के साथ डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग की, और इवेंचुअली वो डील सक्सेसफुल हो गई। उनका ये अप्रोच सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि फिलैंथ्रोपी में भी दिखता है। टाटा ट्रस्ट के थ्रू वो आज जो कर सकते हैं उस पर फोकस करते हैं, कल क्या होगा इसकी टेंशन नहीं लेते। यही माइंडसेट उन्हें इंडिया का सबसे रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन बनाता है। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का दूसरा सबक है वर्स्ट केस सिनारियो एक्सेप्ट कर लो। हमारा दिमाग एक फनी चीज है,
ये अननोन से बहुत डरता है। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं, हाय भगवान, पता नहीं क्या होगा। यह अनसर्टेनिटी ही हमें मेंटली टॉर्चर करती है। कार्नेगी कहते हैं कि इस फियर को बीट करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है वर्स्ट केस को फेस करना, उससे भागना नहीं। ये टेक्निक 3 स्टेप्स में काम करती है। पहले, ऑनेस्टली सोचिए कि वर्स्ट क्या हो सकता है। मान लीजिए आपकी जॉब जाने का डर है। वर्स्ट केस ये है कि आप अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। दूसरा स्टेप है इसे मेंटली एक्सेप्ट करना, ठीक है, अगर जॉब चली गई तो चली गई, मैं सर्वाइव कर लूंगा। तीसरा स्टेप है कि अब इस वर्स्ट केस से बेहतर करने के लिए प्रैक्टिकल एक्शंस लेना। इस अप्रोच का मैजिक ये है कि जब आप वर्स्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो सडनली आपका स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाता है, क्योंकि अब आपको पता है कि बॉटम लाइन क्या है। और यूजुअली ये उतना स्कैरी नहीं होता जितना हमारा इमेजिनेशन बनाता है। एक बार ये मेंटल क्लैरिटी आ जाए तो आप सॉल्यूशंस पर फोकस कर सकते हैं, वरी पर नहीं। कार्नेगी का कहना है कि ये टेक्निक दुनिया के सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं। वो हमेशा प्लान बी रेडी रखते हैं। वो वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर होते हैं ताकि उन्हें उसका डर न सताए। और जब डर खत्म हो जाता है तो माइंड क्लियर हो जाता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है और बेहतर डिसीजंस आते हैं। ये मेंटल स्ट्रेंथ का सीक्रेट फॉर्मूला है। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। 2016 में जब मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च किया, तब टेलीकॉम इंडस्ट्री के सारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये वेंचर फेल हो जाएगा। एयरटेल, वोडाफोन जैसी एस्टैब्लिश्ड कंपनीज थी, मार्केट सैचुरेटेड था और फ्री डेटा देना बिजनेस सुइसाइड लग रहा था। अंबानी के सामने वर्स्ट केस सिनेरियो साफ था। अगर जियो फेल हो जाता तो वो अपने 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लूज कर देते और शायद रिलायंस का टेलीकॉम ड्रीम हमेशा के लिए खत्म हो जाता। लेकिन अंबानी ने इस वर्स्ट केस को डरने के लिए नहीं बल्कि प्रिपेयर होने के लिए यूज किया। उन्होंने मेंटली एक्सेप्ट कर लिया था कि चलो अगर फेल हो जाए तो हो जाए, लेकिन हमें अपना बेस्ट शॉट तो देना ही है। इस एक्सेप्टेंस से उन्हें मेंटल फ्रीडम मिली और वो क्रिएटिव सॉल्यूशंस पर फोकस कर पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो है फेलियर, तो इससे बचने के लिए क्या करना होगा। तब उन्होंने ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाई जो इंडस्ट्री में कभी नहीं देखी गई थी। फ्री डेटा, फ्री वॉइस कॉल्स, सबसे अफोर्डेबल चार्ज, ये सब उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो फेलियर के डर में नहीं फंसे थे, बल्कि उन्होंने वर्स्ट केस एक्सेप्ट करके उससे बेहतर करने के इनोवेटिव वेज निकाले। आज जियो दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनीज में से एक है। अंबानी ने न सिर्फ अपना टेलीकॉम ड्रीम अचीव किया, बल्कि पूरे इंडिया को डिजिटल रेवोल्यूशन दे दिया। ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि उन्होंने वर्स्ट केस सिनेरियो को एनिमी नहीं बल्कि प्रेपरेशन टूल बनाया। कार्नेगी का ये प्रिंसिपल अंबानी की सक्सेस में क्लियरली दिखता है। इस बुक का तीसरा सबक है बिजी रहो, माइंड को आइडल मत छोड़ो। कार्नेगी का ऑब्जर्वेशन बिल्कुल एक्यूरेट है। एन आइडल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। जब हमारा दिमाग खाली होता है तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स की फैक्ट्री बन जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप फ्री टाइम में बैठे होते हैं तो सडनली सारी प्रॉब्लम्स याद आने लगती है। पास्ट के मिस्टेक्स, फ्यूचर के फियर्स, लोगों के कमेंट्स, सब कुछ एक साथ अटैक करता है। लेकिन जब आप बिजी होते हैं तो इन थॉट्स के लिए जगह ही नहीं रहती। ये टेक्निक साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग है। जब हमारा माइंड एक्टिवली एंगेज्ड रहता है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में, तो ये वरी करने के लिए एनर्जी ही नहीं बचाता। कार्नेगी कहते हैं कि ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ वर्क में ही बिजी रहें, आप कोई भी मीनिंगफुल एक्टिविटी कर सकते हैं। रीडिंग, एक्सरसाइज, कुकिंग, गार्डनिंग, म्यूजिक, वॉलंटियर वर्क, कुछ भी जो आपके माइंड को ऑक्यूपाइड रखे। इस प्रिंसिपल की ब्यूटी ये है कि ये डबल बेनिफिट देती है। पहला तो आपका माइंड नेगेटिव थॉट से बचा रहता है और दूसरा आप प्रोडक्टिव भी रहते हैं। जब आप अपने टाइम को कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी स्किल्स इंप्रूव होती हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ऑटोमेटिकली लाइफ में पॉजिटिव मोमेंटम आता है। कार्नेगी का यह भी कहना है कि फिजिकल एक्टिविटी मेंटल हेल्थ के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है। जब बॉडी मूव करती है तो ब्रेन में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो नेचुरल मूड एलिवेटर्स हैं।
इसलिए बिजी रहना सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये एक्चुअल हीलिंग थेरेपी है। जो लोग कंसिस्टेंटली एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं वो नेचुरली कम वरी करते हैं और ज्यादा हैप्पी रहते हैं। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। अक्षय कुमार के बारे में सबसे फेमस बात यह है कि वो एक साल में 4 से 5 मूवीज करते हैं, जबकि दूसरे एक्टर्स मुश्किल से 1 से 2 मूवीज कर पाते हैं। लेकिन ये सिर्फ वर्कaholic होना नहीं है, ये उनकी मेंटल स्ट्रैटेजी है। अक्षय ने इंटरव्यूज में कई बार बताया है कि वो डेलिबरेटली अपने आप को बिजी रखते हैं, क्योंकि आइडल टाइम में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। उनका डेली रूटीन देखिए, सुबह 4 बजे उठना, मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस, जिम, शूटिंग, डबिंग, स्क्रिप्ट रीडिंग और फिर फैमिली टाइम। वो कभी भी अपने माइंड को फ्री नहीं छोड़ते। जब वो एक मूवी कंप्लीट करते हैं तो इमीडिएटली अगले प्रोजेक्ट पर जंप कर जाते हैं। उनका कहना है कि जब मैं बिजी रहता हूं तो मुझे इंडस्ट्री पॉलिटिक्स, फेलियर्स या क्रिटिसिज्म्स की टेंशन नहीं आती। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब अक्षय का करियर लो फेज में था, 90s के एंड में, तब भी उन्होंने खुद को आइडल नहीं छोड़ा। उस टाइम वो कॉमेडी मूवीज, एक्शन मूवीज, सोशल मैसेज फिल्म्स, हर जॉनर में एक्सपेरिमेंट करते रहे। इंस्टेड ऑफ सिटिंग और वरीइंग की करियर खत्म हो गया, वो काम में खुद को डुबो देते थे। यही बिजी अप्रोच उन्हें डिप्रेशन या करियर एंजाइटी से बचाती रही। आज अक्षय कुमार सिर्फ सक्सेसफुल एक्टर नहीं है, बल्कि प्रोड्यूसर, मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट, सोशल एक्टिविस्ट भी है। उनकी 130 प्लस मूवीज है और वो कंसिस्टेंटली टॉप अर्नर्स में रहते हैं। ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि उन्होंने कार्नेगी के इस प्रिंसिपल को परफेक्टली अप्लाई किया। माइंड को आइडल नहीं छोड़ा, हमेशा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में बिजी रहे और नेगेटिव थॉट्स को ग्रो होने का चांस ही नहीं दिया। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का चौथा सबक है, दूसरों की क्रिटिसिज्म की टेंशन मत लो। कार्नेगी का ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सच है कि हम अपनी हैप्पीनेस दूसरों के ओपिनियंस के हाथ में दे देते हैं। कोई कुछ कह देता है और हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। ऑफिस में बॉस का कमेंट, रिलेटिव्स की ताने, फ्रेंड्स के जोक्स, हर छोटी बात हमें डिस्टर्ब करती रहती है। लेकिन ये मेंटल टॉर्चर क्यों? क्योंकि हमने ये भूल दिया है कि हर पर्सन के अपने ओपिनियंस हैं और उनका राइट है अपनी राय रखने का, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो सही हो। कार्नेगी कहते हैं कि क्रिटिसिज्म से डरने की बजाय इसे एनालाइज करना सीखिए। अगर क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव है और सच में आपकी कमी पॉइंट करती है तो उसे इंप्रूव करने के लिए यूज करिए। लेकिन अगर ये बेसलेस है, जेलसी से आती है या सिंपली कोई पर्सन का बैड मूड है तो उसे इग्नोर करना ही स्मार्ट चॉइस है। आप 7 बिलियन लोगों को खुश नहीं कर सकते, ये फिजिकली इम्पॉसिबल है। इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए कार्नेगी ने एक पावरफुल टेक्निक दी है। कितने सक्सेसफुल लोगों को आप जानते हैं जिनकी कभी क्रिटिसिज्म नहीं हुई? अंश है कोई भी नहीं। गांधी जी की क्रिटिसिज्म हुई, आइंस्टाइन की हुई, स्टीव जॉब्स की हुई। जब आप कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं तो क्रिटिसिज्म ऑटोमेटिकली आएगी। ये सक्सेस का प्रूफ है, प्रॉब्लम नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दूसरों की वैलिडेशन के बिना जीना सीखना होगा। कार्नेगी कहते हैं कि रियल कॉन्फिडेंस वो होती है जो इंटरनल होती है, एक्सटर्नल ओपिनियंस पर डिपेंड नहीं करती। जब आप ये माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं तो आपकी एनर्जी क्रिटिसिज्म हैंडल करने में वेस्ट नहीं होती, बल्कि प्रोडक्टिव वर्क में लगती है। और यही एक्चुअल सक्सेस का फॉर्मूला है। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जब शाहरुख खान 1992 में दिल्ली से मुंबई आए, तब इंडस्ट्री के लोग उन्हें टीवी एक्टर कहकर डिसमिस करते थे। उनकी लुक्स को लेकर कमेंट्स आते थे, हीरो मटेरियल नहीं है, आर्म्स फैलाकर रोमांस करता है, ओवर एक्टिंग करता है। क्रिटिक्स कहते थे कि ये स्मॉल स्क्रीन मेंटालिटी है और बिग स्क्रीन पर नहीं चलेगी। अगर शाहरुख उस टाइम इन सब कमेंट्स की टेंशन लेते तो शायद वो कभी आज के पोजीशन तक नहीं पहुंचते। लेकिन एसआरके ने क्या किया? उन्होंने इन सब क्रिटिसिज्म्स को बैकग्राउंड नॉइज मान लिया और अपने वर्क पर फोकस किया। जब डर और अब बाजीगर में उन्होंने नेगेटिव रोल्स किए तो फिर से क्रिटिसिज्म आई, हीरो विलन के रोल्स कर रहा है, करियर सुसाइड कर रहा है। लेकिन शाहरुख का एटीट्यूड था कि
मैं वो करूंगा जो मुझे सही लगता है, बाकी लोग जो चाहे कहें। सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जब एसआरके ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज शुरू की और ओम शांति ओम जैसी बिग बजट फिल्म्स बनाई। तभी क्रिटिक्स कहते थे एक्टर प्रोड्यूसर बनने की कोशिश कर रहा है, बिजनेस नहीं आता इसे। बट शाहरुख ने इन कमेंट्स को सीरियसली नहीं लिया और अपनी विजन पर काम करते रहे। आज शाहरुख खान दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट एक्टर्स में है। उनकी नेटवर्थ 600 प्लस मिलियन डॉलर्स है और वो ग्लोबली किंग खान के नाम से जाने जाते हैं। ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि उन्होंने कार्नेगी के इस प्रिंसिपल को परफेक्टली फॉलो किया, दूसरों की क्रिटिसिज्म की टेंशन नहीं ली, अपने गोल्स पर फोकस रहे और कंसिस्टेंटली अपना बेस्ट वर्क करते रहे। टुडे भी वो कहते हैं सक्सेस का मतलब है कि आप इतने ऊपर पहुंच जाएं कि क्रिटिसिज्म आपको सुनाई ही न दे। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का 5वां सबक है प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो हम उसे पूरे का पूरा देखकर ओवरवेल्म हो जाते हैं। कार्नेगी कहते हैं कि ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक हाथी को पूरा खाने की कोशिश करना इम्पॉसिबल, लेकिन अगर आप उसे छोटे पीसेस में कट करें तो आसानी से हैंडल हो सकता है। हमारा ब्रेन एक समय में एक ही चीज को प्रॉपर्ली प्रोसेस कर सकता है, इसलिए मल्टीपल प्रॉब्लम्स एक साथ सोचना मेंटल कियोस क्रिएट करता है। ये टेक्निक 3 सिंपल स्टेप्स में काम करती है। पहला, अपनी बिग प्रॉब्लम को राइट कर दीजिए और फिर उसे 4 से 5 स्मॉलर प्रॉब्लम्स में ब्रेक कर दीजिए। दूसरा, सबसे इजी या अर्जेंट प्रॉब्लम को पहले टैकल करिए। तीसरा, एक प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद ही अगली पर मूव करिए। कार्नेगी का कहना है कि ये अप्रोच सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं है बल्कि साइकोलॉजिकल भी है। जब आप एक छोटा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मोटिवेशन मिलती है अगले स्टेप के लिए। इस मेथड का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि ये पैरालिसिस को एक्शन में कन्वर्ट करती है। जब प्रॉब्लम्स ओवरवेलमिंग लगती हैं तो हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, डिसीजन लेने से डरते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम छोटी और स्पेसिफिक हो जाती है तो सडनली क्लियर पाथ दिखने लगता है। कार्नेगी ये भी कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में आप बेटर सॉल्यूशंस भी फाइंड करते हैं क्योंकि आपका फोकस टारगेटेड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कार्नेगी एम्फसाइज करते हैं एक्शन पर, नॉट जस्ट थिंकिंग पर। प्लानिंग इंपॉर्टेंट है लेकिन एग्जीक्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप छोटे स्टेप्स में एक्शन लेते रहते हैं तो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लगती हैं और ये मोमेंटम आपको बिगर चैलेंजेस फेस करने की स्ट्रेंथ देती है। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। 1981 में जब नारायण मूर्ति ने अपनी वाइफ सुधा मूर्ति से 10,000 रुपए बोरो करके इन्फोसिस स्टार्ट किया, तब सामने एक ह्यूज चैलेंज था इंडिया में सॉफ्टवेयर कंपनी बनाना। जब कोई इंटरनेट भी नहीं था, कंप्यूटर्स महंगे थे और इंटरनेशनल क्लाइंट्स को कन्विंस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता था। अगर मूर्ति इस पूरी प्रॉब्लम को एक साथ देखते तो शायद कभी स्टार्ट भी न करते, लेकिन उन्होंने कार्नेगी के इस प्रिंसिपल को परफेक्टली अप्लाई किया। उन्होंने अपनी बिग विजन को स्मॉल अचीवेबल स्टेप्स में ब्रेक किया। पहला स्टेप था एक छोटा ऑफिस सेटअप करना पुणे में। दूसरा स्टेप था लोकल क्लाइंट्स ढूंढना और छोटे प्रोजेक्ट्स करना। तीसरा स्टेप था क्वालिटी डिलीवरी करके रेपुटेशन बनाना। चौथा स्टेप था सेविंग्स को रीइन्वेस्ट करना बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर में। हर स्टेप को वो पूरी डेडिकेशन से कंप्लीट करते थे, नेक्स्ट स्टेप पर तभी मूव करते थे। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि जब एक 990 में लिबरलाइजेशन आई और सडनली इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज खुली, तब मूर्ति के सामने फिर से ओवरवेलमिंग सिचुएशन था, ग्लोबल कंपटीशन, Y2 के प्रॉब्लम, रैपिड स्केलिंग की जरूरत। लेकिन फिर से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लिया। पहले यूएस में स्मॉल ऑफिस खोला, फिर ग्रेजुअली टीम बढ़ाई, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इंप्रूव किए और स्टेप बाय स्टेप ग्लोबल लीडर बन गए। आज इन्फोसिस दुनिया की टॉप 80 कंपनीज में से एक है, 300,000 प्लस एम्प्लॉइज हैं और 50 प्लस कंट्रीज में ऑपरेशंस हैं। ये सक्सेस पॉसिबल हुई क्योंकि मूर्ति ने कभी भी पूरी माउंटेन को एक साथ क्लाइंब करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने हमेशा वन स्टेप एट अ टाइम का अप्रोच फॉलो किया।
कार्नेगी का ये प्रिंसिपल मूर्ति की एंटायर बिजनेस फिलॉसफी में क्लियरली विजिबल है। थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल, स्केल फास्ट। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।